अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर की एनसीईआरटी अर्थशास्त्र का सार संग्रह पढ़ेंगे हम लोग। इसका सेट 1। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें लगभग 3000 अप्रॉक्स MCQ दिए हुए हैं, जिसको हम बारी बारी से एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1 का एक परिचय। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसके तहत किसी देश के संसाधन का आवंटन, वस्तु और सेवा में वितरण देश भर में किया जाता है, उसे आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। किसी देश के संसाधन को आवंटन, वस्तु और सेवा के वितरण को देश भर में किया जाना आर्थिक व्यवस्था अर्थात इकोनॉमी सिस्टम कहलाता है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था के 3 मूलभूत प्रश्न पर गौर किया जाता है। क्या उत्पादित किया जाए और किस विधि द्वारा और कितना उत्पादित किया जाए तथा उनके लिए किस कीमत पर उत्पादित किया जाए। इस प्रकार की किसी अर्थव्यवस्था को 3 बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया जा सकता है: उत्पादन, वितरण और कीमत प्रणाली। अब कीमत प्रणाली कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई झुग्गी झोपड़ी के पास बड़ा सा मॉल बना दिया जाए तो वहाँ पर अगर कीमत ज़्यादा रख दिया जाए, ज़्यादा कीमत का प्रोडक्ट, तो क्या वहाँ पर प्रोडक्ट वो सेल होगा? नहीं होगा। तो वो होता है कीमत प्रणाली कि किस जगह पर कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए और किस प्रकार से किया जाए, ये डिसाइड होता है। यही है इकोनॉमिक्स, सारा इकोनॉमिक्स का उत्पादन, वितरण और कीमत प्रणाली पर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। आइए आगे इस पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 आधार होते हैं, याद रखिएगा। पूंजीवादी जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है, समाजवादी सोशलिज्म और तीसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जो कि भारत किस इकोनॉमी पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उत्पादन के साधन जो होता है किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के द्वारा इसका अधिकार अर्थात उसका स्वामित्व होता है। जबकि अगर समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उसके सभी साधन जुटाने का जो स्वामित्व होगा उस पर, वो राज्य का होगा। याद रखिएगा, पूंजीवादी में स्वामित्व जो होता है निजी व्यक्ति या निजी संस्थान का हो सकता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए उत्पादन और साधन की जो स्वामित्व होगा वो राज्य का होगा, स्टेट का होगा। किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को निर्णय, पूर्ति की मांग, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्र क्रियान्वयन के द्वारा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थात कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। अब यहाँ कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय संसाधन, निर्णय, पूर्ति की मांग, मतलब कि अगर कहीं प्रोडक्ट का मांग 10 kg है तो वो डिमांड अगर यहाँ 20 kg हो गया तो मार्केट को वो डिमांड क्या है? पूरा करना है। तो इसी को कहते हैं डिमांड, मतलब मांग, बाजार मांग। बाजार मांग का मतलब समझिए कि बाजार में कस्टमर ज़्यादा है और प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो बाजार में डिमांड होगा उस चीज़ की, तो इसी को कहते हैं मांग की बाजार। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा क्रियान्वित किया गया। अब आगे और समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल तंत्र, मूल प्रणाली मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से कार्य करती है। इस अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। अर्थात अगर हम कोई सब्जी लेने जा रहे हैं मार्केट में, अगर वह सब्जी अभी 5 रुपये kg मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि सामान बहुत ज़्यादा है
और कस्टमर क्या है, कस्टमर खरीदने वाले कम हैं। अब क्या हुआ, बाजार में धीरे धीरे वह सामान शॉर्टेज होता चला गया, शॉर्टेज चला मतलब कम होते चला गया, तो क्या होगा, कस्टमर बढ़ जाएगा, वह सामान कम मिलेगी तो कस्टमर बढ़ जाएगा, तो इस तरह से इसका क्या किया जाएगा, मूल्य को बढ़ा दिया जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। अब है समाजवादी अर्थव्यवस्था नियोजन द्वारा अपनी आधारभूत समस्याओं का समाधान करती है। यह नियोजन का तात्पर्य किससे है, आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन से। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित रूप हुई इस अवधारणा के किसी विचारों पर उपज है। J.M. कीन्स के द्वारा दिया गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर यानी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान और सरकार दोनों मिलकर काम करती है, इसे ही कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए पूंजीवादी के, पूंजीवादी में क्या होता है, स्वामित्व किसका होता है, निजी व्यक्ति या संस्थान का, और समाजवादी में किसका होता है, राज्य का स्वामित्व होता है। तो अर्थात कहने का मतलब सरकार और निजी आदमी, निजी संस्थान दोनों मिलकर जहाँ काम करते हैं उसे ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप द्वैध है, अर्थात द्वैध है। इस रूप में यह आधुनिक के साथ साथ परंपरागत अर्थव्यवस्था भी इसे अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए मिक्स इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ देखिए दिया हुआ। आगे अब देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ होते हैं। क्या और कैसे किसके लिए उत्पादन किए गए हैं और किसके बारे में फैसले आंशिक रूप से बाजार द्वारा और आंशिक रूप से राज्य या सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए जाते हैं, तो वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोफेसर लर्नर नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है प्रोफेसर लर्नर नियंत्रण अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोफेसर लर्नर के द्वारा। हेन्स को इस नाम से पुकारते हैं, द्वैध अर्थव्यवस्था। हेन्स इसे, और अगर हेन्स की बात की जाए तो इसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहकर पुकारते हैं, किसको, मिक्स इकोनॉमी को, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को हेन्स के द्वारा द्वैध अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जबकि प्रोफेसर लर्नर की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, उस प्रक्रिया अवधारणा को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर, संचार, परिवहन एवं बुनियादी सुविधाओं का उपलब्ध में सुधार होता है। तो इसके अंतर्गत आता है इकोनॉमी विकास, अर्थात आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलपमेंट। उस प्रक्रिया की अवधारणा, समझिए इस बात को थोड़ा सा, उस प्रक्रिया की अवधारणा को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत क्या आएगा, पैसा, मनी, इनकम, ठीक है, इनकम आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है, टेलीकॉम आएगा। ये सभी सुविधाओं का, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये सभी क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आर्थिक विकास। इससे क्या होता है, किसी देश का विकास को आंका जाता है कि उस देश की एजुकेशन, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड, तो इसे ही हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब है आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन, अब है आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन तथा गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए आर्थिक विकास वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आकस्मिक ना होकर क्या होती है, तो निरंतर एवं दीर्घकालीन। आर्थिक विकास की स्थिति में अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, देखिए अब है इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो की स्थिति में अर्थव्यवस्था का किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है,
होता रहता है। तो याद रखिएगा संरचनात्मक परिवर्तन। अब संरचनात्मक परिवर्तन क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के रूप में जाने, माइक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा होता है मिक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब माइक्रो और मिक्रो दोनों का अर्थ समझते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था का जो होता है का अध्ययन नहीं किया जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का जो है अध्ययन नहीं किया जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के व्यक्ति एवं व्यक्तियों को छोटे समूह की आर्थिक क्रिया का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में विशेष फर्म, विशेष परिवार, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग और विशेष वस्तुओं का अध्ययन ही किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, फर्म को, विशेष परिवार को, व्यक्तिगत कीमत को, मजदूरी, वेजेज को, इनकम को, उद्योग को, विशेष वस्तुओं को अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम मिक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे, समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात बृहद अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थात मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। समष्टि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र रोजगार, समग्र निवेश तथा समग्र आय का अध्ययन किया जाता है। आप लोग दोनों समझ गए होंगे, माइक्रो और मिक्रो दोनों। अब प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र। अब प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसका क्या होना चाहिए और किस स्थान पर क्या है, इससे संबंध में प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र पॉजिटिव इकोनॉमी कहलाता है। प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र मानक अर्थशास्त्र की विपरीत है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष अर्थशास्त्र जो है मानक अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवादी। पूंजीवादी वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति उत्पादन के साधनों में से एक होती है, वह लाभ उत्पादन की मार्गदर्शिता प्रेरक शक्ति होती है। पूंजीवाद अर्थात कैपिटलिज्म कहलाती है। अब फिर से समझते हैं कैपिटलिज्म के, वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी संपत्ति अर्थात किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति जो होता है उसके साधन एक ही होती है, उसका प्रॉफिट एक ही होगा, मार्गदर्शक प्रेरक शक्ति होगी, उसे ही कैपिटलिज्म कहेंगे। अर्थात इसमें स्वामित्व जो होगा निजी व्यक्ति या निजी संस्थान का हो सकता है। इसके तहत आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों की कीमत प्रणाली से संचालित होती, इसलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके तहत मुक्त बाजार की अवधारणा काम करती है जिसमें उत्पादन की पूरी प्रक्रिया तथा कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है। आप पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशन का NCERT खान सर के द्वारा सार संग्रह। आर्थिक विकास से समान जनता के जीवन स्तर तथा कल्याण में वृद्धि होती है। इस रूप में आर्थिक विकास का संबंध किससे है? तो मानवीय कल्याण से है। आर्थिक विकास एक सतत दीर्घकालीन एक गतिशील प्रतिक्रिया है जिसमें किन किन कारणों का अध्ययन किया जाता है। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत केवल आर्थिक कारकों का अध्ययन किया जाता है? तो उसको कहते हैं इकोनॉमी ग्रोथ अर्थात आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास एक गुणात्मक संकल्पना है जबकि आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक समृद्धि एक स्थिर प्रक्रिया है। इसमें से किस प्रकार की परिवर्तन पहले हो चुका है? तो संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि क्या है? एक स्थिर प्रक्रिया है। इसमें किस प्रकार का परिवर्तन पहले हो चुका होता है? तो संरचनात्मक परिवर्तन। आगे देखिए,
आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सकल राष्ट्रीय अर्थात आर्थिक प्रक्रिया को सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति आय में प्रति वृद्धि लाभ को को अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समृद्धि का रिसाव प्रभाव। अर्थात आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है सकल घरेलू उत्पाद में, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लाभ, प्रति व्यक्ति में जो लाभ होगा उसमें वृद्धि होगी, तो उस क्षेत्र को प्रभावित करते इस प्रक्रिया को कहा जाता है समृद्धि का रिसाव प्रभाव। जब किसी देश में होने वाली आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी वर्गों को नहीं होता है, तो ऐसी समृद्धि को किस अर्थशास्त्री ने बिना विकास की समृद्धि कहा है? तो रॉबर्ट क्लोवर के द्वारा किया गया है। मतलब किसी देश में होने वाले आर्थिक लाभ जो होता है वो सभी वर्गों को नहीं होता है, कुछ खास ही वर्गों को होता है और बाकी सभी वर्गों का इसका लाभ नहीं होता है। तो इस लाभ को रॉबर्ट कोलवर साहब के द्वारा कहा गया है कि ऐसी समृद्धि आर्थिक विकास जो बिना विकास का समृद्धि हो। अब है विकास की संभावनाओं के आधार पर अल्प विकास की परिभाषा किसने दी है? तो जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया है। अल्प विकसित देशों में द्वैतवादी व्यवस्था अर्थात उत्पादन का पुरातन एवं नूतन विधियों के साथ साथ इस्तेमाल देखने में आती है। नीदरलैंड के बोइक इस द्वैतवादी व्यवस्था को क्या कहते हैं? सामाजिक द्वैतवाद अर्थात सोशल डुअलिज्म। अब है अल्प विकसित देशों में जहां कृषि तकनीक पिछड़ी है वहां उद्योग और आधुनिक तकनीक अपनाई गई है। चूंकि आधुनिक तकनीक पूंजी प्रधान है, इसलिए उद्योग में रोजगार का विस्तार तभी हो सकता है जब बड़ी मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रौद्योगिकी द्वैतवाद अर्थात टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 84.5% रहता है, परंतु इन्हें विश्व की कुल आय का लगभग 24.6% ही प्राप्त होता है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश और यूरोप के कुछ देश शामिल हैं। प्रोफेसर केरन कोस ने इस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सी बस्तियां कहा है? तो गंदी बस्तियां कहा है। आजकल अधिकांश अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि को मापने का सर्वोत्तम तरीका किसी वृद्धि को मापते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय। आजकल का जो अधिकांश अर्थशास्त्री है आर्थिक समृद्धि को मापने का सर्वोत्तम तरीका जो है वो है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास एक परंपरागत विचारधारा के विपरीत नई विचारधारा के तहत आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता और बेरोजगारी का निवारण रखा गया है। इस दौर में कौन सा नारा दिया गया है? पुनर्वितरण के साथ समृद्धि। अल्प विकसित देशों में श्रम उत्पादन बहुत कम होती है। यह उनके निम्न जीवन स्तर का कारण है या प्रभाव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारण और प्रभाव दोनों होगा। आर्थिक विकास के दो प्रकार की युक्ति है, संतुलित विकास की युक्ति और असंतुलित विकास की युक्ति। रोजे अस्टिन, रोडन रेगन, नर्क्स और ऑर्थर लिविल संतुलित विकास की युक्ति के समर्थक है। इसके विपरीत असंतुलित विकास की युक्ति के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? A.O. हर्समैन, H.W. सिंगर और पॉल स्ट्रीन। आइए कुछ यहाँ पर नोट्स में कुछ फैक्ट दिया हुआ है उसको भी हम लोग जान जाते हैं। अब है साम्यवाद। तो साम्यवाद को सबसे पहले हम जानते हैं। साम्यवाद होता क्या है? एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो कार्ल मार्क्स के अनुसार, याद रखिएगा, जो कार्ल मार्क्स है, एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग रहित समाज और जिसमें प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाता है तथा उसके प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है, इसे साम्यवाद कहलाता है।
अर्थात कम्युनिज्म कहा जाता है। साम्यवाद समझ गए हैं कि किस ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज के जिस प्रत्येक में उसकी क्षमता के अनुसार, अगर वह इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसे इंजीनियरिंग के ही जॉब देकर उसको उसी स्किल के लिए पैसा दिया जाए जो वह जानता हो। इसे ही हम लोग कहते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद अर्थात सोशलिज्म। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाजवाद में क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप उत्पादन करता है जिसमें निजी स्वामित्व का कोई अस्तित्व नहीं होता है, समाजवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन, वितरण एवं विनिमय साधनों का समाज, समुदाय या किसी केंद्रीय प्राधिकरण का स्वामित्व होता है। इसमें जो स्वामित्व होता है किसी समुदाय का, किसी केंद्रीय प्राधिकरण का, किसी स्वामित्व होता है। इसके तहत सभी निर्णय केंद्रीय प्राधिकरण प्रायः के द्वारा किए जाते हैं। इसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या कॉमनल इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत सभी निर्णय और उसके क्रियान्वयन एक योजना के तहत केंद्रीय नियोजनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। आइए इसको हम लोग अब समझते हैं। समाजवाद कहने का अर्थ हुआ जैसे एक सरकारी डॉक्टर है जो कि जिसका उद्देश्य होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि पर्सनल बेनिफिट। वहाँ पर प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, तो इसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण देकर समझते हैं, आप एक ट्यूशन पढ़ा रही है अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ा रही है, तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि क्या है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। आइए समझते हैं। जहां आर्थिक समृद्धि के राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के रूप में मापा जाता है, वे आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गुणात्मक पहलुओं को अर्थात गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा आदि पर विचार किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ ही लोगों को जीवन स्तरों को सुधार कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है। जहां आर्थिक समृद्धि की जांच के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को गौर किया जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द, इसको क्रमबद्ध तरीके से इस चैनल के माध्यम से इसका अर्थशास्त्र और पॉलिटी को इसी के चैनल के माध्यम से चला दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय।